सो यहाँ पे बात हो रही है ट्रेड इम्बैलेंस की। सबसे पहले इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है श्रैंक हो गया बाय 3%। क्यों श्रैंक हुआ है? क्योंकि मल्टीपल लेवल्स पे जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारी चल रही है, लॉजिस्टिकल डिसरप्शन जो है, जैसे कि हम अफ्रीका के रीजन में भी देख सकते हैं, सोमालियन रीजन में भी देख सकते हैं। तो इंडिया के जो टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट अगर फैक्ट्स की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो हाईएस्ट था अभी पिछले 4 महीने में। इसके अलावा इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे कि गारमेंट्स हो गया, फुटवेयर हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, जिसमें ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एग्जिस्ट करती है हमारी, जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, जो कि चीपर ऑल्टरनेटिव की तरह एक्ट करती है। तो ओवरऑल इन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से, लॉजिस्टिक्स में डिसरप्शन की वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो बढ़, एंड हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन जैसे एक और हम बोल सकते हैं कि इशू क्रिएट हुआ था जो कि स्पाइसेस को लेके था, ड्रग्स को लेके था, उनकी क्वालिटी कैसी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। तो वो भी इंडिया के लिए मेंटेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे पूरी जो एक इमेज है ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर हब वो इम्पैक्ट होती है। तो जैसे श्रिम्प के एक्सपोर्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि श्रिम्प की जो एक्सपोर्टिंग मार्केट है वो बूमिंग मार्केट है। तो वहां पे भी लेबर कंसर्न और एनवायरमेंटल चीजों से लेके कंसर्न है। तो ओवरऑल जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 3% से श्रिंक हुआ है इन्हीं सब रीजंस के क्यूमुलेटिव इफेक्ट को देखने के बाद। नेक्स्ट पीरियड ना। Next article is regarding state cannot acquire property without proper procedure. तो ये एससी का वर्डिक्ट था एंड इसमें इट स्पेसिफिकली मेंशंस के जो भी पब्लिक यूज के लिए जो भी प्रॉपर्टी को कैप्चर करा जाता है, तो या फिर जो उसका इंक्रोचमेंट होता है, इट मस्ट बी मेड बाय प्रोसीजरल स्टेप जो भी मेंशन्ड है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रॉपर कंपेंसेशन तो देना ही देना है एंड ऑल्सो द ओनर्स दे मस्ट एक्चुअली अलाउ फॉर इट। तो इसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल 300A की हम बात करते हैं कि इट मेंशंस अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो इसको सिर्फ ऐसे नहीं समझना कि द स्टेट कैन डोमिनेट एंड इट कैन लाइक यूज इट्स पावर्स टू टेक अप द प्रॉपर्टी, बिकॉज पहले द राइट टू प्रॉपर्टी इट वाज आल्सो फंडामेंटल राइट। अब ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट इट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ कि नो पर्सन shall be deprived of his property save by authority of law। तो आर्टिकल 300A की हम अभी बात कर सकते हैं, तो राइट टू। पहले राइट था 19 से 31 आर्टिकल पार्ट 3 के अंदर, और 44th अमेंडमेंट का यूज करके 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से, और देन इसको इंक्लूड कर दिया गया अंडर द आर्टिकल 300A। तो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। और अगर प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि कोई भी पर्सन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी अंडर एनी स्टेट एनैक्टमेंट ही कैन अप्रोच द हाई कोर्ट इस एक्ट के अंदर चैलेंज करने के लिए। The next article is regarding adolescent girls at risk after receiving Covaxin, say studies। तो पहले हमने कोविशील्ड के बारे में भी देखा कि the effects that the post vaccine effects that are being created बहुत ही rare है, but they were still happening। सेम केस यहाँ पे कोवैक्सीन का दिखाता है कि it is specifically in adolescent girls। तो भारत बायोटेक्स BBV152 इसका ही नाम है, कोवैक्सीन का है। इट इज अगेंस्ट कोविड-19। तो इसके एडवर्स इवेंट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं अमंग द एडोलेसेंट गर्ल्स। इसमें तो हम बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज देखी गई हैं 4.6 फीमेल पार्टिसिपेंट्स में। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें भी डिसऑर्डर्स देखे गए हैं एडोलेसेंट्स में, अडल्ट्स में, जो कि स्टडी कंडक्ट की गई है। तो पहले अगर बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड उसमें जो सिंड्रोम देखा गया था दैट वाज कॉल्ड TTS, दैट इज थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, मतलब ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा था, एंड जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो रहा था।
कंटिन्यू प्रेरणा। So this is regarding flash floods hit West Sumatra, and it is a province in Indonesia, West Sumatra province. तो फ्लैश फ्लड्स के बारे में भी had already discussed कि इसमें already जो provisions है उनको strengthen करना important है beforehand जो measures होते हैं, क्योंकि again as a name suggests flash floods immediately आते हैं, तो countering them it becomes very difficult. बेसिकली सडन हम्म एक्ट होता है, ये एब्रप्टली होता है एकदम से जब रेनफॉल आती है। और इंडिया भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है फ्लैश फ्लड से, जो हिमालयन रीजन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 75% ऑफ जो रेनफॉल इंडिया बेसिकली रिसीव करता है वो सिर्फ कुछ ही महीनों में एक्यूमुलेटेड होता है। जैसे जून से सितंबर, मतलब सिर्फ 4 महीने के अंदर ही इंडिया 75% रेनफॉल रिसीव करता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड बढ़ती है, लैंडस्लाइड डिब्रिस आता है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स भी देखे जाते हैं। तो चेन्नई मुंबई वाले रीजन में और हिमालयन रीजन में भी फ्लैश फ्लड्स कॉमन हो जाते हैं इस टाइम पीरियड में। सो जो आईएमडी है वो फ्लैश फ्लड्स को भी मॉनिटर करने के लिए डॉपलर रेडार यूज करता है। तो डॉपलर रेडार क्यों यूज करता है? ताकि डेटा में इनएक्यूरेसी को वो कम कर पाए, एक्यूरेसी को बढ़ा पाए। स्टेट लेवल पे एसडीएमए वर्क करता है, नेशनल लेवल पे एनडीएमए गाइडलाइन देता है, और सेंट्रल वाटर कमीशन भी इसके लिए वर्क करता है। एंड इसके अलावा एक एजेंसी है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि बाकी गवर्नमेंट्स के साथ एसडीएमए के साथ मिलके लैंडस्लाइड और जो रिवर्स में ब्लॉकेज हो रही है सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके उसको मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट पेज। So, as we discussed in the former article as well, the SC's wording regarding news slip. तो adherence to due process, जिसके बारे में we just now discussed कि जो actual जो laws हैं या जो acts हैं उनका जो procedure है while implementation, एक होता है the correctness या फिर the validity of the law, and second is regarding the due process कि कैसे the enactment of that law या फिर implementation it takes place. तो फर्स्ट यहाँ पे मैग्ना कार्टा की बात होती है कि जो मेजर ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट है 1215 में ये आया था मैग्ना कार्टा, मेजरली इन द वेस्ट। तो नो फ्रीमैन शैल बी सीज्ड और imprisoned और stripped of his rights except by the lawful judgment of his co-equals or by the law of land। तो यहीं पर ये ड्यू प्रोसेस का कंसेप्ट यूज हुआ था। एंड फर्स्ट टाइम ये कब आया था? फिफ्थ अमेंडमेंट टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में, जिसने इसको इम्प्लीमेंट करा था। तो अगेन ये जो आर्टिकल 22 है इंडिया का, जैसे वो भी बात करता है कि डिटेंशन और अरेस्ट जो होता है इंडिविजुअल्स का, उसमें जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है या फिर जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है उनको प्रोटेक्ट करना, कि जैसे रीजन पता होना चाहिए वाई दे आर बीइंग अरेस्टेड, जो कि न्यूज क्लिक के फाउंडर के केस के साथ नहीं हुआ। और जो लिबर्टी है टू कॉन्टैक्ट देयर ओन जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना, दीज आर द मेजर प्रोविजंस। यहाँ पे मेनका गांधी 1978 लिखा गया है, जहाँ पे जो प्रोसेस है हमारा, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको बेसिकली जुडिशली रिकॉग्नाइज किया गया था। और 44th अमेंडमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि हर लॉ रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए, एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन होनी चाहिए। प्रमोद सिंघला सुप्रीम कोर्ट 2023 में उन्होंने जजमेंट दिया था। तो प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में वी कैन डिस्कस कि प्रिवेंटिव इज बिफोर हैंड, लाइक व्हेन द गवर्नमेंट इट सस्पेक्ट्स कि यू आर or या फिर you are prone to committing a crime, or punitive में it's later on after the crime is committed. Then this article is regarding IMD that issues orange alert for several districts in Kerala. इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो आईएमडी है वो कलर कोडेड बेसिकली अलर्ट्स देता है, जिसमें 4 कलर कोडेड अलर्ट्स होते हैं। पहले ग्रीन, जिसका मतलब कि कोई एडवाइजरी इशू नहीं की गई है, एवरीथिंग इज फाइन। इसके बाद येलो,
जिसमें वो बोलता है कि आपको अवेयर रहना चाहिए, जो वेदर है वो धीरे धीरे सीवियरली बैड होता जा रहा है और चेंज हो सकता है। इसके बाद ऑरेंज अलर्ट, जो कि यहाँ पे बात हो रही है, जिसको एम्बर अलर्ट भी बोलते हैं, जिसमें बता दिया जाता है कि जो वेदर है वो एक्सट्रीमली बैड है और उसके अलावा पोटेंशियल है कि कोई ना कोई डिसरप्शन हो सकता है। तो लोगों को बोला जाता है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, जैसे कि पावर सप्लाई में इंटरप्शन हो सकता है, रोड एंड रेलवे जो है कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो बंद हो सकते हैं। तो बेसिक जो डेली रिक्वायरमेंट्स वाली चीजें हैं उनमें डिसरप्शन आ सकता है, तो उसके लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ऑरेंज अलर्ट में बोला जाता है। देन सबसे सीरियस होता है रेड अलर्ट, जिसमें एक्शन लेने की बात की जाती है, जो Right. डिसरप्शन कि रिस्क ऑफ लाइफ की वहां पे बात आ जाती है, वेदर कंडीशंस काफी ज्यादा बेकार हो जाती हैं, तो जो पावर और ट्रैवल है उसमें डिसरप्शन हो जाती है इस टाइम पे। Hmm. तो आईएमडी की भी अगर बात करते हैं तो 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। Online MSMEs flag challenges in getting GST license in Tamil Nadu. तो यहाँ पे बात होती है स्पेसिफिकली तमिलनाडु's 5 million MSMEs. They account for 8% of India's overall registration in the category. और specific name में यहाँ पे Federation of Indian Small and Medium Enterprises, that is FISME की बात हो रही है। तो better digital provisions must be created ताकि GST में license का provisioning it can get better of the MSME specifically. Should reservation in jobs only be in proportion to the population? So there was a remark by Mr. Rahul Gandhi कि जितनी आबादी उतना हक, यानी कि जो राइट्स होंगे एक ग्रुप के उनको प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि जो क्वांटिटेटिव या फिर जो एक्चुअल ग्रुप का शेयर है टोटल पॉपुलेशन में उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये इसी के ही प्रमोशन की बात होती है कि जैसे जो ब्रिटिश है, फर्स्ट टाइम ये जो कंसेप्ट है ये इंट्रोड्यूस करा था ब्रिटिश ने कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन टू सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये सपोर्ट भी करा था B.R. अम्बेडकर ने इन स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। जो लेकिन कि पूना पैक्ट में आया था। जो कि पूना पैक्ट में। पूरा बात। In fact, he also wanted erstwhile depressed class to also be categorized as minorities. तो इस आर्टिकल में मेनली बात होती है कि एक्चुअल पॉपुलेशन बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए या फिर इट शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द क्लास। तो फर्दर यहाँ पे इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स की बात आ जाती है कि दैट मस्ट बी प्रमोटेड। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है जो कास्ट का कंसेप्ट है, सिर्फ करता भी है तो ओनली फॉर अफर्मेटिव एक्शन। तो जो ये ग्रुप्स और इनके प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, इट is not a strong case. And also second point is also regarding sub categorization जो कि needed है among Dalits, tribal groups and OBCs, जो कि अभी SC/SC के अंडर में भी बात हो रही है कि जो adequate representation है कुछ कास्ट और क्लासेस की वो नहीं हो पाती और जो बाकी की है they take up the the actual representation status। फिर कास्ट सेंसस की भी बात होती है यहाँ पे इम्पोर्टेंटली लास्ट में कि जो ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कि लैंड, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन लेवल क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या कितना होता है, इन सब के बेसिस पर इट शुड मेजरली टेक प्लेस rather than on the basis of the actual population या फिर जो क्वांटिटेटिव होल्ड है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का। एंड These are यहाँ पे अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो पहले मंडल कमीशन आया, जिसने हमें बताया कि 27% जो जॉब गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो 52% ओबीसी जो हैं उनके लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। उसने 11 इंडिकेटर्स की बात की जिसमें सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, उन चीजों को काउंट किया जाएगा। उसके बाद 1992 में हम बोल सकते हैं इंदिरा स्वानी केस आया जिसने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, 27% जो कोटा दिया गया। एंड यहाँ पे बात होने लगी कि जो 50% मार्क है, कैप लिमिट होनी चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया
एंड 103rd अमेंडमेंट 2019 में जो आया उसमें बात की गई कि 10% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए उस रिजर्व्ड होनी चाहिए फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो 50% रिजर्वेशन कैप इंदिरा सुहानी केस में आया। बट उसको फिर ब्रीच भी कर थे 2019 itself जब ये EWS का आया, as you just now mentioned. Okay, so we are done here. Thank you everyone for joining. We'll continue in the next session.